कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष को चीरते हुए आग के गोले जैसी एक स्पेसशिप पृथ्वी की ओर तेजी से आ रही है। ये स्पेसशिप जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पूरा आसमान लाल हो जाता है। कुछ ही पलों में एक भयानक विस्फोट की आवाज के साथ स्पेसशिप नॉर्वे की एक गहरी झील के बीच जाकर गिरती है। चारों तरफ दहशत फैल जाती है और जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देर बाद झील के पानी की सतह पर दो लोग तैरते हुए दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर अजीब तरह के स्पेस सूट थे। उनमें से एक हमारी कहानी का मुख्य पात्र कैनन था। वह पूरी कोशिश करके अपने साथी को किनारे तक ले आता है, लेकिन दुर्भाग्य से स्पेसशिप के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान लगी चोटों की वजह से उसके साथी की मौत हो चुकी थी। तब वह अपने दोस्त की ओर देखकर समझ जाता है कि अब वह पूरी तरह एक अनजान दुनिया में फंस चुका है। मानसिक और शारीरिक थकान के कारण वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। तभी उसे झील के पानी में तैरता हुआ एक डिवाइस मिलता है। उसे चालू करने पर उसे पता चलता है कि यह पृथ्वी है। यहाँ आसपास उनकी सभ्यता का कोई भी यान मौजूद नहीं है, यानी अब उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अब उसे इसी अनजान पृथ्वी पर जिंदा रहने का रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वह उसी तकनीक की मदद से पृथ्वी की भाषा, संस्कृति और इंसानों के व्यवहार की जानकारी सीधे अपने दिमाग में स्थानांतरित करने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। उसके चेहरे का दर्द साफ बता रहा था कि इस ज्ञान को हासिल करने की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ रही है। इसके बाद वह नष्ट हो चुकी स्पेसशिप के अंदर से जो भी चीजें काम की हो सकती थीं, उन्हें इकट्ठा कर लेता है। किस्मत से एक अत्याधुनिक हथियार अब भी सुरक्षित था। इसके बाद कैनन जंगल के अंदर चलना शुरू करता है। चलते चलते उसे एक गांव के खंडहर दिखाई देते हैं। चारों तरफ जले हुए घर, टूटी हुई इमारतें और मौत की खामोशी फैली हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कहीं भी कोई इंसान नहीं था, न ही किसी युद्ध के सामान्य निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी असाधारण ताकत वाले जीव ने कुछ ही पलों में पूरे गांव का नामो निशान मिटा दिया हो। पास में पड़ी एक विशाल मरी हुई व्हेल का शव उस रहस्यमयी दुश्मन की भयानक ताकत का सबूत दे रहा था। तभी कैनन को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह उसका पीछा करने लगता है। अचानक एक आदमी घोड़े पर सवार होकर उसके सामने आ जाता है। वह एक ही वार में कैनन का हथियार पानी में गिरा देता है और कैनन को भी बेहोश कर देता है। वह आदमी वाइकिंग्स का शक्तिशाली योद्धा उल्फ्रिक था। इसके बाद उल्फ्रिक कैनन को बंदी बनाकर अपने गांव ले जाता है। उस गांव का नाम हेरोट था। पूरा गांव विशाल लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था ताकि बाहर के दुश्मन अंदर प्रवेश न कर सकें। इसके बाद हम एक युवती और एक बुजुर्ग के बीच तलवारबाजी देखते हैं। पता चलता है कि वे इस गांव के राजा रॉडगार और उनकी बहादुर बेटी फ्रेया थे। उनकी लड़ाई देखकर ही समझ में आ जाता था कि फ्रेया कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, बल्कि तलवार चलाने में बेहद निपुण थी। दूसरी ओर उल्फ्रिक के मन में एक अलग सपना था। वह फ्रेया से शादी करके एक दिन हेरोट का राजा बनना चाहता था। लेकिन फ्रेया की नजर में उल्फ्रिक एक घमंडी और सत्ता का लालची इंसान था, इसलिए वह उसे कभी भी अपने योग्य नहीं मानती थी। जब गांव के लोग पहली बार कैनन को देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। उसके अजीब कपड़े और व्यवहार उनके लिए बिल्कुल अनजान थे। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर शक की नजर से देखते हैं। बाद में उल्फ्रिक उसे अलग ले जाकर पूछताछ करता है। वह जानना चाहता है कि कैनन आखिर कौन है और कहां से आया है। कैनन समझ जाता है कि अगर वह सच बताएगा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अपनी असली पहचान छिपाकर वह कहता है कि उसका नाम कैनन है और वह उत्तर के एक दूरस्थ द्वीप से एक भयानक ड्रैगन का शिकार करने आया है। यह सुनकर उल्फ्रिक समेत वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। उनकी नजर में कैनन की यह कहानी पूरी तरह अविश्वसनीय थी, बल्कि वे यह मानने लगते हैं कि शायद वह उस तबाह हो चुके गांव का कोई भागा हुआ आदमी है, या फिर दुश्मनों द्वारा भेजा गया कोई जासूस, या फिर उसी ने उस गांव को तबाह किया है। कैनन बंदी गृह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ताकतवर वाइकिंग योद्धाओं के सामने उसकी एक नहीं चलती। कुछ ही पलों में वे उसे भारी लोहे की जंजीरों से बांधकर कैदी बना लेते हैं। इसके बाद उल्फ्रिक फ्रेया के पास जाकर उससे कहता है कि वह कैनन के लिए दवा लेकर जाए। इधर मौका मिलते ही कैनन आग में तपे हुए लोहे की एक छड़ से अपनी जंजीर पिघलाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां फ्रेया पहुंचती है। वह कैनन के घावों का इलाज करने आई थी। पास से उसकी आंखों में देखकर फ्रेया को महसूस होता है कि इस अजनबी इंसान के भीतर कोई गहरा रहस्य छिपा है। फ्रेया उससे पूछती है, क्या पास वाले गांव के नष्ट होने के पीछे तुम ही जिम्मेदार हो? कैनन शांत आवाज में जवाब देता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब मैंने नहीं किया। अचानक फ्रेया की नजर कैनन के खुले हुए बंधन पर पड़ती है। उसी पल कैनन उस पर हमला कर देता है और फिर एक पहरेदार पर भी हमला करके भागने की कोशिश करता है। वह लगभग भाग निकलता है, लेकिन तभी कोई उस पहरेदार पर हमला कर देता है। सबको लगता है कि शायद दुश्मन राजा घाना अपनी सेना लेकर हमला करने आ गया है। उल्फ्रिक और उसके योद्धा हथियार लेकर बाहर दौड़ पड़ते हैं।
हैं, लेकिन आसपास कहीं भी दुश्मन की सेना नहीं होती। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई रहती है। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। घोड़ों के अस्तबल में एक खतरनाक दानव छिपा हुआ था। वह एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। कैनन भी अस्तबल के अंदर जाकर उस दानव को ढूंढने लगता है। तभी कैनन को खोजते हुए एक और आदमी वहां पहुंचता है, लेकिन दानव उसे भी बेरहमी से मार डालता है। बाहर निकलने पर कैनन पहली बार उस दानव को देखता है। उसका रूप बेहद डरावना था और उसके शरीर से लाल रंग की चमक निकल रही थी। दानव जैसे ही वहां से जाने लगता है, कैनन उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी उल्फ्रिक और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे फिर से उसके हाथों में जंजीर डालकर उसे कैदी बना लेते हैं। बंदी बने हुए कैनन के मन में अतीत की कुछ यादें ताजा हो जाती हैं। उसे एक ऐसी ही जगह दिखाई देती है जहां चारों ओर भीषण आग लगी हुई थी। अगली सुबह कैनन के सामने एक छोटा बच्चा आता है जिसका नाम एरिक था। एरिक उसे खाने के लिए थोड़ा सा रोटी देता है। तभी कुछ सैनिक वहां आते हैं और कैनन को राजा रद्दगार के सामने ले जाते हैं। राजा रद्दगार उससे पूछते हैं, तुम कल रात किस ड्रैगन की बात कर रहे थे? कैनन जवाब देता है, असल में उस दानव का नाम मोरवेन है। वह बेहद खतरनाक है और मैंने आप सबसे झूठ कहा था। उसी की वजह से यह दानव यहाँ आया है। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। जब हम भाग रहे थे तभी वह किसी तरह हमारे यान में छिप कर आ गया था। राजा रद्दगार को लगता है कि कैनन सच बोल रहा है। हालांकि उल्फ्रिक अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता और उसे मार देना चाहता है, लेकिन राजा रद्दगार कैनन को एक मौका देने का फैसला करते हैं। तब कैनन कहता है, हमें अभी इसी वक्त उसका शिकार करना होगा। अगर देर हुई तो वह पूरे गांव को खत्म कर देगा। कैनन भी उनके साथ जाना चाहता है। उसे एक घोड़ा दिया जाता है, लेकिन कोई हथियार नहीं दिया जाता। उल्टा उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। तभी फ्रेया पिछली रात का बदला लेने के लिए उसे एक जोरदार घूंसा मारती है। इसके बाद मोरवेन को खोजने का अभियान शुरू होता है। राजा रद्दगार, उल्फ्रिक, कैनन और चुनिंदा वाइकिंग योद्धाओं की एक टोली घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उन्हें ऐसे भयानक दृश्य दिखाई देते हैं कि सबका खून जम जाता है। पेड़ों की डालियों पर इंसानों की लाशें लटकी हुई थीं और चारों तरफ घोड़ों के खून से लथपथ अवशेष बिखरे पड़े थे। साफ पता चल रहा था कि वह खूंखार शिकारी कहीं न कहीं आसपास ही मौजूद है। वे सभी जोड़ी बनाकर मोरवेन को खोजने लगते हैं। तभी अचानक किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वे एक अंधेरी गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। सबको यकीन था कि मोरवेन यहीं छिपा होगा। हिम्मत जुटाकर वे गुफा के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन वहां उनका सामना किसी और खतरे से होता है। वहां कोई दानव नहीं था, बल्कि एक विशाल और बेहद खूंखार भालू उन पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। वाइकिंग योद्धा तलवार और भालों से उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं लेता। तभी कैनन अपने बंधे हुए हाथों के बावजूद हमला करके उस भालू को मार गिराता है। भालू के मरते ही सभी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि वही असली दानव था। कैनन की बहादुरी देखकर राजा रद्दगार उससे बेहद प्रभावित होते हैं और आखिरकार उसे आजाद कर देते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। आगे भी ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भालू को मारने के बाद पूरा हेरोड गांव खुशी में झूम उठता है। वहाँ एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है। कैनन भी वाइकिंग्स के कपड़े पहनकर उस उत्सव में शामिल होता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। जब कैनन राजा रॉडगार के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी वहाँ एरिक आता है। एरिक असल में कैनन की वह तलवार देखना चाहता था जिससे उसने उस भालू को मारा था। कैनन थोड़ी देर एरिक के साथ मजाक करता है, फिर अपनी तलवार उसके हाथ में दे देता है। तलवार पाकर एरिक बहुत खुश हो जाता है। तब राजा रॉडगार बताते हैं कि एरिक एक अनाथ है। उसके माता पिता को लुटेरों ने मार डाला था। इसके बाद उल्फ्रिक कैनन से ढाल वाले खेल में हिस्सा लेने के लिए कहता है। कैनन को इस खेल के नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उल्फ्रिक उससे कहता है कि बस उसका पीछा करना। कुछ ही देर में सभी लोग उस ढाल वाले खेल का आनंद लेने लगते हैं। खेल खत्म होने के बाद फ्रेया कैनन के पास आती है। तब कैनन उससे कहता है, ये भालू असली दानव नहीं था, मोरवेन फिर से वापस आएगा। कैनन की चेतावनी पूरी होते ही खुशी से भरी वह रात पल भर में खून से रंग जाती है। जलते हुए तीर आकर गांव के मुख्य दरवाजे से टकराते हैं। इसके बाद दरवाजा तोड़कर हथियारबंद योद्धाओं का एक दल हेरोड के अंदर घुस जाता है। उनकी अगुवाई घाना कर रहा था। उसका मानना था कि राजा रॉडगार ने ही उसके गांव को तबाह किया था और उसके पूरे परिवार की हत्या करवाई थी। इसलिए वह बदला लेने के लिए आज हेरोड पर हमला करने आया था। कुछ ही पलों में चारों तरफ भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। तलवारों की टक्कर, ढालों की भिड़ंत और घायल लोगों की चीखों के बीच उत्सव की सारी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। पूरा गांव एक भयानक युद्ध भूमि बन जाता है। इस लड़ाई में भी कैनन अपनी बहादुरी का परिचय देता है। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आता है जब घाना राजा रॉडगार को जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है तभी कैनन उस पर झपट पड़ता है और राजा रॉडगार को मौत के मुंह से बचा लेता है। लेकिन हालात बिगड़ते देखकर घाना के साथी उसे जबरदस्ती वहां से लेकर भाग जाते हैं। जाते जाते घाना धमकी देता है, मैं फिर वापस आऊंगा और उस दिन किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हारने के बाद घाना और उसके लोग जंगल के अंदर चले जाते
जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे अगले हमले की योजना बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। रास्ते में उनकी टोली का एक सैनिक थोड़ा दूर चला जाता है। तभी पास के काले पानी में अचानक तेज हलचल होने लगती है। अगले ही पल पानी के नीचे से मोरवेन बाहर निकल आता है। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वह उस सैनिक को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। इसके बाद मोरवेन एक एक करके घाना के सभी साथियों को बेरहमी से मारने लगता है। शुरू में उन सबको लगा कि शायद हेरोड के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन जब अंधेरे में अजीब लाल और नीली रोशनी चमकने लगी तब उन्हें समझ आया कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। तभी मोरवेन उनके सामने आ जाता है और एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। आखिरकार किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे घाना और उसके कुछ साथी फिर से हेरोड के दरवाजे पर पहुंचते हैं और शरण मांगने लगते हैं। वे डर के मारे चिल्लाकर कहते हैं, दरवाजा खोलो, वो इंसान नहीं है, वो उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक चीज है। उल्फ्रिक को लगता है कि यह घाना की कोई नई चाल है, इसलिए वह तुरंत तीरंदाजों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन कैनन उसे रोकते हुए जोर से चिल्लाता है, रुको, ये हमारे दुश्मन नहीं है, असली खतरा इनके पीछे आ रहा है। कैनन अपने हाथों से गांव का विशाल दरवाजा खोल देता है। घाना और उसके साथी अपनी जान बचाकर अंदर भाग आते हैं। उसी समय जंगल के अंधेरे में फिर से वही रहस्यमयी लाल नीली रोशनी चमकने लगती है। धीरे धीरे मोरवेन सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। विशाल शरीर, चाबुक जैसी लंबी पूंछ और हिंसक आंखों वाला एक भयानक जीव। वह दृश्य देखने के बाद किसी के मन में कोई शक नहीं रह जाता। आखिरकार सबको समझ आ जाता है कि कैनन शुरू से ही सच कह रहा था। उनका असली दुश्मन कोई भालू नहीं बल्कि यह भयानक मोरवेन है। आने वाले खतरे के सामने कई सालों की दुश्मनी भी बेकार हो जाती है। खानार, उल्फ्रिक और राजा रॉडगार, जो कुछ देर पहले तक एक दूसरे के खिलाफ थे, अब एक ही मकसद के लिए एकजुट हो जाते हैं। कैनन सभी को समझाता है कि इस दानव को ताकत के बल पर हराना नामुमकिन है। उसकी खाल बहुत ज्यादा मजबूत है और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सामने से लड़ना मतलब निश्चित मौत। इसलिए जीतने का एक ही रास्ता है, रणनीति। कैनन की योजना थी कि गांव के प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा जाल बनाया जाए। एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें नुकीले लकड़ी के खूंटे लगाए जाए। फिर पूरे गड्ढे को ज्वलनशील तेल से भर दिया जाए। दानव जैसे ही उसमें गिरेगा, आग लगाकर उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत में उल्फ्रिक इस योजना को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसके मन में अब भी कैनन को लेकर शक बना हुआ था। वह इसी बात को लेकर कैनन से बहस करने लगता है, लेकिन राजा रॉडगार सभी को रोक देते हैं। वह साफ शब्दों में कहते हैं कि इस युद्ध में कैनन की योजना का ही पालन किया जाएगा, क्योंकि वह पहले ही अपनी बहादुरी साबित कर चुका है। इसके बाद पूरा गांव मानो एक युद्धशाला बन जाता है। औरतें और मर्द सभी दिन रात मेहनत करके गड्ढा खोदते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और तेल का इंतजाम करते हैं। धीरे धीरे कैनन अब बाहरी इंसान नहीं रह जाता, बल्कि गांव के लोग उसे अपना मानने लगते हैं। यहाँ तक कि राजा भी औपचारिक रूप से उसे अपना योद्धा स्वीकार कर लेते हैं। तैयारियों की इस भागदौड़ के बीच एक शांत पल आता है। फ्रेया कुछ खाना लेकर आग के पास बैठे कैनन के पास आती है। बातों बातों में वह पूछती है कि इस भयानक जीव से उसका क्या संबंध है और वह इसे क्यों खत्म करना चाहता है। कुछ देर चुप रहने के बाद कैनन अपने अतीत का सबसे दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि मोरवेनों की दुनिया के विनाश का असली दोषी उनकी अपनी ही सभ्यता थी। नई बस्ती बसाने की लालच में उन्होंने मोरवेनों के ग्रह पर हमला किया, अनगिनत मोरवेनों को मार डाला और उनकी पूरी जाति को लगभग खत्म कर दिया। ये कहते कहते कैनन की आवाज भारी हो जाती है। वह बताता है कि उस हमले के दौरान एक मोरवेन चमत्कारिक रूप से बच गया था। बदले की आग में उसने पूरी कॉलोनी को तबाह कर दिया और चुपके से कैनन के स्पेसशिप में छिप गया। वापस लौटते समय उसके हमले से स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी हादसे में कैनन की पत्नी और उसके बच्चे की मौत हो गई। ये सुनकर फ्रेया स्तब्ध रह जाती है। उसे एहसास होता है कि कैनन कितने गहरे दर्द में जी रहा है। वह उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तुमसे जो हुआ शायद वह गलत था, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। खुद को मजबूत बनाओ। इसके बाद फ्रेया अपनी खानदानी तलवार कैनन को सौंप देती है, जो उनके परिवार की विरासत थी। आखिरकार वह रात आ जाती है। गांव का हर योद्धा हथियार लेकर अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाता है, जबकि सभी महिलाएं घरों के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लेती हैं। योजना के अनुसार कैनन और उल्फ्रिक खुद को चारे के रूप में गांव के बाहर खड़े हो जाते हैं, ताकि मोरवेन उनका पीछा करते हुए जाल तक पहुंच जाए। जैसे ही कैनन एक जलती हुई मशाल आगे फेंकता है, अंधेरे को चीरती हुई मोरवेन की भयानक लाल आंखें चमक उठती हैं। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ता है। उसी समय एक आदमी मोरवेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोरवेन एक ही वार में उसे चीर फाड़ कर मार डालता है। इधर उल्फ्रिक और कैनन अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ते हुए जाल पार कर रहे थे। तभी उल्फ्रिक तेल से भरे गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन कैनन किसी तरह उसे खींचकर ऊपर निकाल लेता है। उनकी योजना थी कि दानव उनका पीछा करते हुए गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक वैसा ही होता है। मोरवेन भी गड्ढे में गिर पड़ता है। तभी तीरों की मदद से गड्ढे में आग लगा दी जाती है। यह देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उनके लिए इससे भी बड़ा खतरा अभी बाकी था।
सबको लगा था कि आग के उस भयानक विस्फोट में दानव का अंत हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जलती हुई आग को चीरते हुए मुरव्वेन फिर से बाहर निकल आता है। आग से उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन वह मरा नहीं था, बल्कि अब वह पहले से भी ज्यादा खूंखार होकर पूरे गांव पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मच जाती है। जब सभी लोग बड़े मुरव्वेन को रोकने में व्यस्त थे, तभी अनजाने में उनसे भी बड़ा खतरा सामने आ जाता है। तभी पता चलता है कि दानव अकेला नहीं है, उसके साथ एक छोटा मुरव्वेन भी है। मौका देखकर छोटा दानव चुपके से उस शरण स्थल में घुस जाता है, जहां गांव की महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखा गया था। सबकी रक्षा करने के लिए फ्रेया तलवार लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन ताकत के मामले में वह उस दानव से बहुत कमजोर थी। कुछ ही पलों में उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। चीखें सुनकर तभी वहां राजा रॉडगार पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए वे एक पल की भी देर नहीं करते। वे पूरी ताकत से लड़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटे मुरव्वेन के भयानक वार के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। आखिरकार एक जबरदस्त हमले से वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। इधर एरिक जाकर पूरी बात कैनन को बताता है। तब कैनन तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बड़ा मुरव्वेन अपने बच्चे को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। पीछे रह जाता है बर्बाद हो चुका गांव और राजा रॉडगार का निहजीव शरीर। अगले दिन सूरज निकलने के बाद भी हीरोड गांव में खुशी का कोई निशान नहीं था। राजा को खोने के दुख में पूरा गांव स्तब्ध था। कई योद्धा मारे जा चुके थे और पूरा गांव मानो इस युद्ध के घाव अपने साथ लिए घूम रहा था। अपने पिता के शव के पास बैठी फ्रेया फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी ओर उल्फ्रिक खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह चाहता तो शायद राजा को बचा सकता था। कैनन भी समझ जाता है कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मुरव्वेन फिर से लौटेंगे, इसलिए वह एरिक के साथ गांव के बचे हुए लोगों को नाव में बैठाकर दूर चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह खुद कहीं नहीं जाएगा। इस लड़ाई को खत्म किए बिना उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी नाकामी से टूट चुका उल्फ्रिक कहता है, मैं कभी भी राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। कैनन शांत होकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, यह लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी होगी। इस बार हम उनका इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उनके ठिकाने पर जाकर उनका हमेशा के लिए अंत करेंगे। कैनन का मानना था कि क्योंकि मुरव्वेन पानी के अंदर से निकला था, इसका मतलब वे पानी के नीचे ही रहते हैं। लेकिन उनके सामने एक और बड़ी समस्या थी, हथियार। साधारण लोहे की तलवार उस दानव की कठोर चमड़ी पर जरा सा भी घाव नहीं कर सकती थी। तभी कैनन के दिमाग में एक शानदार योजना आती है। उसके टूटे हुए स्पेसशिप में ऐसी धातु मौजूद है जो पृथ्वी की किसी भी धातु से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर उस धातु से नए हथियार बनाए जाएं, तो शायद मुरव्वेन को हराना संभव हो सके। इसी उम्मीद के साथ कैनन, उल्फ्रिक और फ्रेया उस झील की ओर रवाना होते हैं, जहां स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर करें। आगे भी ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी कुशलता से कैनन झील की गहराई में उतरकर स्पेसशिप के मलबे से उस विशेष धातु के कुछ टुकड़े निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन खतरा मानो उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। झील की गहराई में कैनन को अचानक एक मुरव्वेन दिखाई देता है। किसी तरह वह पानी के ऊपर वापस आ जाता है, लेकिन तब तक उनकी नाव पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। उल्फ्रिक तो मिल जाता है, लेकिन फ्रेया कहीं दिखाई नहीं देती। सबको लगता है कि दानव फ्रेया को अपने साथ ले गया है। कैनन और उल्फ्रिक पूरी तरह निराश होकर टूट जाते हैं, लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उनके पास जितनी भी विशेष धातु बची थी, उसे लेकर वे वापस लौट आते हैं। इसके बाद कैनन स्पेसशिप से मिले रहस्यमयी धातु के टुकड़े बडीर के हाथ में देता है। उन धातुओं को देखकर बडीर समझ जाता है कि यह कोई साधारण लोहा नहीं है। लंबे समय तक आग में तपाकर और बार बार हथौड़े से पीटकर वह एक विशाल और अविश्वसनीय रूप से धारदार तलवार तैयार करता है। ऐसा हथियार वाइकिंग्स ने पहले कभी नहीं देखा था। सभी को विश्वास था कि शायद यही तलवार मॉर्वेन को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। उधर होश आने पर फ्रेया खुद को एक भयानक अंधेरी गुफा में पाती है। चारों तरफ इंसानों की हड्डियां, कंकाल और सड़ती हुई लाशों का ढेर पड़ा था। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यह मॉर्वेन का ठिकाना है, जहां वे अपने शिकारों को जमा करके रखते हैं। डर से उसका पूरा शरीर कांप उठता है। जैसे ही वह भागने का मौका ढूंढने लगती है, तभी वहां एक छोटा मॉर्वेन आ जाता है। वह मॉर्वेन एक लाश को फाड़ फाड़ कर खा रहा था। दूसरी ओर कैनन, उल्फ्रिक, बडीर और कुछ अन्य योद्धा एक पुराने कुएं के अंदर बने गुप्त रास्ते से गुफा की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर नीचे उतरने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा के एक तरफ उबलते हुए लावा की धारा बह रही थी और चारों ओर आग की लाल चमक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे धरती पर नहीं बल्कि नरक की गहराइयों में उतर आए हों। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक छोटा मॉर्वेन एक योद्धा पर हमला कर देता है। उसे बचाने की कोशिश में मॉर्वेन बडीर को भी मार डालता है। अब वहाँ केवल कैनन और उल्फ्रिक ही जीवित बचे थे। अपने साथियों की मौत ने उन्हें गहरे दुख में डुबो दिया, लेकिन उसी दुख ने उनके बदले की आग को और भी मजबूत कर दिया। बडीर की मौत से दुखी होकर कैनन जोर से चीख उठता है
उसकी वह चीख फ्रेया तक पहुंच जाती है। इसके बाद फ्रेया भी कैनन का नाम लेकर जोर से पुकारने लगती है। फ्रेया की आवाज सुनते ही कैनन समझ जाता है कि वह अभी भी जिंदा है। वे दोनों तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। उधर घायल छोटा मॉर्वेन अब फ्रेया की ओर बढ़ने लगता है। आखिरी पल में कैनन उसकी आंख पर वार करता है, फिर वह तलवार फ्रेया के हाथ में दे देता है। मौका मिलते ही फ्रेया एक ही वार में उस दानव का सिर उसके शरीर से अलग कर देती है। देखते ही देखते उस दानव का अंत हो जाता है। अब फ्रेया की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बदले की आग थी। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बड़ा मॉर्वेन अपने बच्चे की लाश देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और पूरी रफ्तार से कैनन और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगता है। जान बचाने के लिए सभी गुफा से भागते हुए एक विशाल झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। सामने गहरी खाई थी और पीछे वह दानव। अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कैनन और फ्रेया पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि उल्फ्रिक अकेले ही उस दानव के सामने खड़ा हो जाता है। वह जानता था कि इस लड़ाई से जिंदा लौटने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए वह अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था। वह दानव के चेहरे को निशाना बनाकर लगातार वार करता है। आखिरकार गुस्से से बौखलाया मॉर्वेन उसे बेरहमी से दूर फेंक देता है। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उल्फ्रिक कैनन और फ्रेया को भागने का मौका देता रहता है। फ्रेया किसी तरह पहाड़ की चट्टान को पकड़कर खुद को संभाल लेती है और उधर उल्फ्रिक की यह हालत देखकर कैनन गुस्से और क्रोध से भरकर उस दानव के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कैनन धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करता है। आखिरकार अंतिम पल आ जाता है। कैनन और मोरवेन आखिरी लड़ाई के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पहाड़ की चोटी पर मौत को मात देने वाली एक भयानक लड़ाई शुरू होती है। कैनन अपनी तलवार से मोरवेन की पूंछ काट देता है। इसके बाद वह अलग अलग तरीकों से मोरवेन पर लगातार हमला करता रहता है। कठिन युद्ध के एक चरण में मोरवेन गहरी खाई में गिरने ही वाला होता है। तभी कैनन अपनी अद्भुत तलवार से उसका एक हाथ काट देता है। उसी क्षण खून से लथपथ दानव अपना संतुलन खो देता है और ऊंचे झरने से गहरी खाई में गिर जाता है। दानव को हराने के बाद कैनन और फ्रेया फिर से उल्फ्रिक के पास आते हैं। उस समय उल्फ्रिक मौत से लड़ रहा होता है। वह कैनन को बुलाकर अपने शाही पदक की ओर इशारा करता है। फिर वह कैनन से कहता है, अब तुम हमारे राजा बनने के योग्य हो, बस अफसोस यही है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सका। कैनन उसका हाथ पकड़कर कहता है, हम दोस्त हैं उल्फ्रिक, हमेशा के लिए दोस्त। ये सुनकर उल्फ्रिक शांति से अपनी आखिरी सांस लेता है। जो उल्फ्रिक कभी कैनन पर सबसे ज्यादा शक करता था, वही अपनी मौत के समय उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करके गया। इसके बाद वे पहाड़ पार करके ऊपर पहुंचते हैं। नीचे नाव में एरिक और गांव के बाकी बचे लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी समझ जाते हैं कि आखिरकार उस भयानक दुःस्वप्न का अंत हो चुका है। कैनन और फ्रेया एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कैनन फ्रेया से कहता है, मेरा एक काम अभी बाकी है, मुझे जाना होगा। फ्रेया समझ जाती है कि कैनन वापस जाना चाहता है। इसके बाद कैनन अपने स्पेसशिप के मलबे के पास लौटता है। वहाँ उसे अपनी मृत पत्नी के कैप्सूल का टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। उसने यह बात फ्रेया को नहीं बताई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी मोरवेन के हाथों नहीं बल्कि स्पेसशिप क्रैश की वजह से मारी गई थी। कैनन अपनी पत्नी को आखिरी बार देखकर उसे विदा कहता है। इसके बाद वह अपने स्पेसशिप के सिग्नल डिवाइस के पास जाता है। यह डिवाइस पूरे अंतरिक्ष में लगातार सिग्नल भेज रहा था कि कैनन यहाँ मौजूद है, ताकि कोई दूसरा स्पेसशिप आकर उसे बचा सके। फ्रेया छिपकर यह सब देख रही होती है। तभी आसमान से एक स्पेसशिप कैनन की ओर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे देखकर खुश होने के बजाय कैनन अपनी तलवार से सिग्नल डिवाइस को तोड़ देता है। यानी अब वह वापस नहीं जाना चाहता। वह इन्हीं वाइकिंग्स की दुनिया में रहना चाहता है, क्योंकि यहीं उसे सच्चा प्यार, सच्चे दोस्त और एक परिवार मिला है। फ्रेया वाइकिंग्स की परंपरा के अनुसार कैनन को वीरों का सर्वोच्च सम्मान देती है। फिर वह कहानी खत्म करते हुए कहती है कि जो कैनन एक दिन हमारे लिए एक अनजान एलियन था, वही आगे चलकर हमारा नया राजा बन गया। कैनन फ्रेया से शादी कर लेता है। उल्फ्रिक की मृत्यु के बाद वह पूरे गांव की जिम्मेदारी संभालता है और छोटे अनाथ लड़के एरिक को अपने बेटे की तरह पालता है। इसी के साथ एलियन कैनन और वाइकिंग्स की इस महान कहानी का अंत हो जाता है।